हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आने वाले 2021 प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओनली आइज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आइज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा। चैनल का नाम है ओनली आइज नथिंग एल्स। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो। ओनली आइज की तरफ से 31 मई से कोर्स शुरू हो रहा है, इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसमें होगा क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटीज, रोजाना 10 एमसीक्यूज, ठीक है, और फिर जीएस का टेस्ट हर शनिवार को। खास बात इसमें क्या है कि आपको रोजाना एक क्वेश्चन जो है वो राइटिंग के लिए मिलेगा। आप अपना जो लेखन का अभ्यास है वो कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, निबंध भी अपने को मिलेगा, ऐसे भी इसमें मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई अपनी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक ही साथ हो जाएगी। आपको जाना है ओनली आइज की वेबसाइट पे, जाना है dpp.onlyeyes.in पे जाना है। वहाँ पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यह कोर्स 31 मई से शुरू हो रहा है और कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। 7007931912 ये फ़ोन नंबर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, रिक्रिएशनल गार्डन, एक्वारियम, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन है या स्व स्थानिक संरक्षण के अंतर्गत आता है। देखो, अगर आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी बायोलॉजी की तो आपको पता होगा इन सिटू और एक्स सिटू क्या होता है। देखो, कोई जानवर है, मान लीजिए कि कोई टाइगर है। टाइगर कहाँ पे रहता है? जंगल के अंदर रहता है। अब उस टाइगर को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसकी जो स्पीशीज, उसकी प्रजाति को हमें प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है। तो अगर मान लीजिए हम उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रयास जो है वो जंगल के अंदर ही करेंगे तो वो होता है इन सिटू। अब मानो कि हम उसको किसी आर्टिफिशियल गार्डन में, आर्टिफिशियल उसको जू में, चिड़ियाघर में ले आते हैं तो वो हो जाएगा एक्स सिटू। मतलब उसके ओरिजिनल घर से हमने उसे हटा के किसी दूसरी जगह रख दिया है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इन सिटू में क्या हो जाएगा, एक्वेरियम नहीं होगा। देखो, बड़े बड़े लोग ना अपने घरों में मछली पालते हैं, वो शीशे वाले में उसको, ठीक है, उसके अंदर लाइट लगा लेंगे, गोल्डन कलर की मछलियां और वो सब। तो एक्वेरियम जो है वो इन सिटू में नहीं आता है, एक्स सिटू में आता है। चौथा अगर स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2। बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू में आता है, रिजर्व फॉरेस्ट इन सिटू में आता है, ये रिक्रिएशनल गार्डन, पार्क, ये सब जो है एक्स सिटू के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीटली इंग्लिश में देख सकते हो, एक्वेरियम, सीड बैंक, बोटेनिकल, हॉर्टिकल्चर गार्डन, ये सब। और हिंदी के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे सारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है सतत इनिशिएटिव के बारे में दिया हुआ है। सतत इनिशिएटिव से हमें रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला अपने को जो स्टेटमेंट बोला है कि भाई इसके अंदर हम सोलर पावर प्लांट बनाएंगे ऐसी धरती पे, ऐसी लैंड पे जो कि बैरन है, खाली पड़ी है, अनकल्टिवेबल है, जहाँ पे कोई खेती वगैरह नहीं की जा रही है। दूसरा बोला है कि भाई सतत के जरिए क्या करेंगे कि हमने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने बोला था कि जो कार्बन का एमिशन है, कार्बन उत्सर्जन को हम जो है रिड्यूस करेंगे, उसकी तरफ ये कदम है। अगर आपने स्कीम रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो आपको पता है कि सतत इनिशिएटिव का काम है गोबर गैस बनाना, बायोगैस बनाना, और उसको आगे हम ऑटो जो मोबाइल है, अपने गाड़ियां वगैरह हैं उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ये सोलर पावर प्लांट वाला तो बात जमती नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, अगर हम गोबर गैस या बायोगैस को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन का जो एमिशन है वो कम होगा, क्योंकि हमारी पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंस कम होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि हमें करेक्ट पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख पाओगे एंड हिंदी में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखो क्या है कि एनिमल का जो मैन्योर है, क्रॉप्स हैं, फूड का जो वेस्टेज है, इनको हम एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर रखेंगे। अनएरोबिक होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बायोगैस बनेगी और फिर उसको हम गाड़ियाँ वगैरह में यूज़ करेंगे। तो सतत का नाम ही पूरा ऐसा है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ। 3 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं और हमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हैं, अगर हम एक भी स्टेटमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हम ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। देखो, पहले में क्या बोला है कि आईआईपी का जो डाटा है उसको हर महीने पब्लिश किया जाता है सीएसओ द्वारा, यानी कि जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है उसके द्वारा। दूसरा बोला है आईआईपी का जो बेस ईयर है वो 2004-05 है। तीसरा बोला है कि आईआईपी से जो डाटा आता है उसको हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कितनी ग्रोस वैल्यू ऐड की है उसमें यूज हम करते हैं।
देखो अगर पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो बिल्कुल सही है, इसको CSO जो है वो रिलीज करता है, हर महीने करता है, बिल्कुल सही बात है, 6 वीक के लैग पे करता है। मान लो कि 31 मई को ये अपना मंथ एंड हो जाएगा तो कहाँ पे निकलेगा अपना अपना आएगा जून और उसके बाद जुलाई में, 6 वीक बाद ये डाटा पब्लिश होगा। अगर हम दूसरा कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमें पता है कि बेस ईयर 2011-12 है, ना कि 2004-05। सेकंड कैंसिल आउट हमने कर दिया तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखो, हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है। अब जीडीपी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे हम सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ने कितना ग्रोस वैल्यू ऐड की है उसके लिए हम जो है इस डाटा को, IIP वाले डाटा को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ आप हिंदी में देख पाओगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो भाई ये रिलीज किसने की है ये रिपोर्ट, ये फूड सिक्योरिटी वाली, क्या वर्ल्ड हंगर लाइफ ने की है, इंटरनेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ने की है, UNDP ने की है, या नन ऑफ द अबव ने की है। देखो ये सोफी वाली जो रिपोर्ट है ये ना बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने कॉपरेट किया है, लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने किया है। और दुनिया में इन्होंने स्थिति बताई है कि भाई हमें भूखमरी को कैसे एंड करना है, हंगर को एंड कैसे करना है, फूड सिक्योरिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, न्यूट्रिशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और 2030 का हमारा जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको हम कैसे कर सकते हैं अचीव। तो आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो। तो ये काफ़ी सारी जो बॉडीज़ हैं इन्होंने कोऑपरेट किया, आपस में सहयोग किया, और सहयोग के बाद में ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में दिया हुआ है। पहला बोला है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, दूसरा बोला है कि जो OBC की लिस्ट है उसमें से किसी कास्ट को एक्सक्लूड करना, किसी कास्ट को इंक्लूड करना, ये सारे के सारे पावर जो है इस कमीशन के पास हैं। देखो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है NCBC से रिलेटेड। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया है कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई नहीं कर सकते हैं OBC को नोटिफाई करने का अधिकार होगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे किसी भी OBC को आफ्टर दी कंसल्टेशन विद दी गवर्नर। और अगर उस OBC वाली लिस्ट में कोई अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, देन पार्लियामेंट वो काम कर सकती है। तो NCBC के बारे में पहला जो स्टेटमेंट दिया है दैट इज़ करेक्ट कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड जो है वो गलत है कि भाई ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है अपनी NCBC, इसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि भाई ये किसी को OBC लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दे, एक्सक्लूड कर दे। ये सारे काम पार्लियामेंट के हैं। NCBC मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकती है, ये सरकार को या प्रेसिडेंट को जो है वो कुछ रिपोर्ट्स भेज सकती हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बोल सकती हैं। तो आर्टिकल 338 के अंदर बात की गई है NCBC की, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 102वां जो अमेंडमेंट है वो इससे रिलेटेड है। और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बाद में काफ़ी सारी जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के रीज़न क्या है, रीज़न दो हैं। देखो दो तरीके की OBC लिस्ट होती हैं, एक स्टेट की OBC लिस्ट होती है, एक सेंट्रल की OBC लिस्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेट के अंदर ऐसी जो कास्ट हैं, कई ऐसी कास्ट है जिनको स्टेट में OBC का स्टेटस है बट उनको सेंट्रल लेवल पे OBC का स्टेटस नहीं है। तो अब ये NCBC के बारे में बाद में ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है कि क्या भाई स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर रहेगा नहीं रहेगा OBC को इंक्लूड करने का, ये सब क्या अब जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास OBC से रिलेटेड भी कोई पावर नहीं बचा है। तो क्या ये कहीं हमारे फेडरलिज्म जो हमारा संघवाद है उसको तो कहीं नहीं है, सारा का सारा पावर जो है वो इसमें आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, देखो SC ST को नोटिफाई करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, और उनमें अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। तो सिमिलरली NC SC और NC ST के ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है अब अपना NCBC सुप्रीम कोर्ट के इसके जजमेंट के बारे में बाद में। तो ये जो जजमेंट है आप इसको प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आ जाए। अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है,
तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो ज़्यादा विध्वंसकारी है। कारण ये है कि उसमें विंड की स्पीड, हवा की जो गति है काफ़ी तेज़ रहती है। आज आपको बताना है कि ये जो जीडीपी और जीवीए, जो अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये अपना जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर। अगर आपको कोई फॉर्मूला पता हो तो आप कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको थियोरेटिकली पता है तो भी लिख सकते हैं आप। साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ज़रूर बताइएगा, और इन वीडियोस को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने अन्य साथी बंधुओं के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इनका बेनिफिट ले सकें। तो ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।